हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटा फंक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि बीटा फंक्शन का एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार नजर आता है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n के बराबर होती है। ना ही केवल मैंने इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी बल्कि इस एक्सप्रेशन को प्रूफ भी किया था और इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, इस वाली वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। कह सकते हो कि आज बीटा फंक्शन खत्म कर देने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। लेट्स रोल द इंट्रो। देखो यार, बीटा फंक्शन की बेसिकली दो फॉर्म्स और होती हैं। कहने का मतलब यह है कि बीटा फंक्शन के इस एक्सप्रेशन को हम दो तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे पास पहले से ही एक बीटा फंक्शन का एक्सप्रेशन है तो है, हम क्यों याद करें इसे। आप मासूम हो पर टीचर नहीं है, वो आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगा जो कि बीटा फंक्शन की दूसरी फॉर्म से सॉल्व होते हैं। समझ में आई मेरी बात? जिस वजह से हमें इनको समझना पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट वाली फॉर्म है यानी कि ये वाली फॉर्म, ये बनती कैसे है। ठीक है, एक काम करते हैं यार, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 1/1 प्लस t पुट कर देते हैं। तो जरा बताओ dx किसके बराबर आएगा। dx बराबर होगा -1/1 प्लस t का होल स्क्वायर dt। सही बात है कि नहीं? जरा इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के दिखाइए। x प्लस एक्स टी बराबर 1 के है, ठीक है कि नहीं? तो एक्स टी कितना है? 1 माइनस एक्स। तो यानी कि टी किसके बराबर हो गया? 1 माइनस एक्स अपॉन टी। ठीक है, तो dx की वैल्यू मालूम पड़ गई और t की वैल्यू मालूम पड़ गई है। इसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, कैसी इक्वेशन बन जाएगी जरा बताइए। देखो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताइए। 1 माइनस 0 अपॉन 0 यानी कि 1 अपॉन 0 विच इज इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट से लेकर कहां तक हो जाएगी? जब x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब x की जगह रखना है मुझे, x की जगह तो वही 1/1 प्लस t रखना है। 1/1 प्लस t की पावर क्या है? m माइनस 1, 1 माइनस x विच इज 1/1 प्लस t की पावर n माइनस 1। ठीक है, और dx की वैल्यू क्या है? dx की वैल्यू ये है माइनस का 1/1 प्लस t का होल स्क्वायर dt। एज सिंपल एज दैट। जरा यहीं पर इसे सॉल्व कर लेता हूं, क्या हो जाएगा? 1 प्लस t, तो यानी कि t अपॉन 1 प्लस टी हो जाएगा ये। ठीक है, t अपॉन 1 प्लस टी की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यार, हम लोग ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन के जो लिमिट होती है, अगर हम उसे इंटरचेंज कर देते हैं तो बाहर नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसे इंटरचेंज कर दिया 0 से लेके इनफिनिट तक। ठीक है, और बाहर माइनस का साइन आ जाने वाला है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 से लेके इनफिनिट 1/1 प्लस टी की पावर m माइनस 1 इंटू टी की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर n माइनस 1 इंटू 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो सभी नंबर सेम है यानी कि बेस सेम है तो पावर में एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही कर देता हूं। आई होप आप अपनी कॉपी पे साथ के साथ लिख रहे होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लस का n माइनस 1, सही बात है कि नहीं, प्लस 2। ये हमारी इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। m प्लस n आ रहा पावर में, है ना, m प्लस n, ऊपर क्या है? t की पावर n माइनस 1। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर इस इक्वेशन के अंदर t की जगह x रिप्लेस कर देता हूं तो कैसी इक्वेशन बन जाएगी। ये एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, आप 11th 12th में यानी कि बचपन में पढ़ के आए होते हो। x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। ठीक है, dx। तो ये क्या है हमारा? ये हमारी पहली फॉर्म होती है बीटा फंक्शन की, जो कि आपको यहां पर भी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, जो कि आप थोड़ा सा याद करोगे। ठीक है, कर लेते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से अप्लाई करनी है ये चीजें। देखो पहला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन 0 से लेके इनफिनिट x की पावर मान लेते हैं 3 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर मान लेते हैं 4 dx। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और मैं बीटा फंक्शन का बेसिक तो आपको बता ही चुका हूं। क्या करना होता था? हमें क्वेश्चन को, हमारे क्वेश्चन में जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको उसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि देखो ये कुछ ना कुछ इसके बराबर जैसा दिखाई दे सकता है तो इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है यार, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होता तो मेरा काम बन ही जाता। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर देते हैं। ट्वाइस ऑफ एक्स dx किसके बराबर आ जाएगा? dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है? √t। सही बात है कि नहीं? dx क्या हो जाएगा? 1/2 टाइम्स ऑफ x क्या है? √t dt। ठीक है, इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देते हैं। कैसी इक्वेशन हो जाएगी जरा बताइए।
जीरो से लेके इनफाइनाइट, लिमिट्स चेंज नहीं होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है, इंटू एक्स क्यूब, एक्स के हमारे पास टी अंडर रूट टी है, तो टी की पावर 3/2 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी, डी एक्स क्या है हमारे पास 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट टी डी टी, ठीक है। अब टी की पावर 3/2 क्या लिख सकता हूं, टी इंटू अंडर रूट टी, सही बात है कि नहीं, अंडर रूट टी से अंडर रूट टी कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन चुकी है, जीरो से लेके इनफाइनाइट टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, बाहर 1/2 है dt, ठीक है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये हमारा बीटा फंक्शन है। क्या करना होता है, इसको इससे कंपेयर कीजिए और m और n की वैल्यू को फाइंड कीजिए, ठीक है। मैं जरा यहां पर कर लेता हूं, ठीक है, आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, t की पावर 1 है और यहां पर क्या है t की पावर n-1। अगर इस इक्वेशन को मैं t में कन्वर्ट कर देता हूं तो कैसे कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो 1 और यहां पे क्या है n-1, n-1 क्या है 1, n की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। ऐसे ही n की वैल्यू निकाली क्या आएगी 4 और m+1, तो m+n बराबर होगा 4 के, ठीक है। यहां से m की वैल्यू आ रही है 2, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। अब मुझे आप बताइए ये किसके बराबर है, ये बीटा फंक्शन तो ये है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, सही बात है कि नहीं, यानी कि 1/2 तो बाहर पहले से ही है, इसको मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, इनटू गामा m क्या आया 2 आया, गामा n क्या आया 2 आया, और गामा m+n क्या हो जाएगा गामा 4 के बराबर। और हम ये जानते हैं गामा 2 अगर है तो ये किसके बराबर होगा 2 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 1 फैक्टोरियल विच इज 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 6 = 12, तो 1/12 इज द आंसर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीटा फंक्शन का दूसरी जो फॉर्म होती है वो कैसे नजर आती है और वो कैसे बनती है, ठीक है। जो दूसरी फॉर्म है ना, ये आपको सामने दिखाई दे रही है, यही हमारी दूसरी फॉर्म होती है। अब देख लेते हैं ये बनती कैसे है, ठीक है। अगर मैं यार एक काम करता हूं, x की जगह इस इक्वेशन के अंदर sin² थीटा पुट कर देता हूं एक बार, क्यों कर रहा हूं यार, देखो अगर यहां पर मैं sin² थीटा पुट कर दूंगा तो 1 - sin² थीटा विच इज cos² थीटा, ठीक है। यानी कि अगर sin² थीटा मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नजर आने की चांसेस हैं, ठीक है। तो जरा कर ही देते हैं, कर दिया। अच्छा ये अगर इसके बराबर है तो dx क्या होगा ट्वाइस ऑफ sin थीटा cos थीटा d थीटा, सही बात है कि नहीं। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी जरा बताइए, x की वैल्यू 0 होगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, x की वैल्यू 1 कब होगी जब थीटा की वैल्यू क्या होगी π/2, ठीक है। एग्री करते हो ना, x की पावर m-1 है, x क्या है हमारे पास sin² थीटा, sin² थीटा की पावर m-1, ठीक है। और 1 - sin² थीटा क्या होता है cos² थीटा, यानी कि cos² थीटा की पावर n-1, dx क्या हो गया हमारे पास इसके बराबर हो गया, 2 बाहर ले लेते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। अब जरा इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है, इसे हमारा काम बनाने वाला है। देखो यार sin की पावर ट्वाइस ऑफ m-1 थीटा लिख सकता हूं इसको, ठीक है, इंटू cos की पावर ट्वाइस ऑफ n-2, सॉरी ये ट्वाइस ऑफ m-2 होगा, सही बात है कि नहीं, थीटा इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा। जरा इसे भी सॉल्व कर लो, 0 से लेके π/2, 2 बार है ये, पावर में एडिशन हो जाएगा, बेस सेम है, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ m-2 प्लस 1 विच इज ट्वाइस ऑफ m-1, sin की पावर ट्वाइस ऑफ m-1 थीटा, यही चीज बन रही है डायरेक्ट, ठीक है। आप देख सकते हो cos की पावर 2n-2 प्लस 1 इज व्हाट cos की पावर 2n-1 थीटा। तो ये चीज इसमें कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि बीटा फंक्शन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली सी बात है इसके बराबर होगी ही होगी, ठीक है। तो कर लेते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन ताकि आपको और भी ज्यादा समझ में आए, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होगी, तो जरा देखते हैं कैसे निकलती है इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर मैं एक काम करता हूं, इस इक्वेशन के अंदर m और n दोनों की वैल्यू 1/2 पुट कर देता हूं, m और n दोनों की वैल्यू मैंने 1/2 पुट कर दी। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा कैसे किया, आपके दिमाग में यही वर्ड क्यों आया, यही डिजिट्स क्यों आई, देखो गौर से देखो, अगर मैं m की वैल्यू 1/2 पुट कर दूंगा तो 2 × 1/2 कैंसिल आउट, 1 - 1 यानी कि sin की पावर 0 थीटा बचेगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो उसका मैं इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकता हूं, ठीक है। और मुझे अगर m की वैल्यू 1/2 पुट करूंगा यहां पर भी, तो मुझे 1/2 यानी कि गामा 1/2 जैसी टर्म मुझे नजर आने वाली है, इस वजह से मैंने पुट कर दिया, ठीक है। पुट करो क्या आएगा 2 × 0 से लेके π/2, जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, ठीक है। d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 1/2 विच इज 1, और गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है, जैसा कि आप जानते हो। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से लेके π/2
1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा के बराबर 0 से लेके पाई बाई 2, ठीक है। ये आ गया गामा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं 1 सेकंड के अंदर, ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, गामा 1/2 का होल स्क्वायर। तो गामा 1/2 की वैल्यू आ गई है अंडर रूट पाई के बराबर। बस इतना ही आसान होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं और एक और चीज देख लेते हैं यार। गामा 1/2 के बारे में बताया, तो उससे रिलेटेड मैं गामा फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, उससे थोड़ी कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है ना आपको। देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि गामा 0 की वैल्यू क्या होगी, तो जरा सोच के बताओ गामा 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो गामा फंक्शन के अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला क्या था, गामा n+1 बराबर होता है n गामा n के। ये वाला फॉर्मूला है ना, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर मुझे गामा 0 की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू 0 पुट कर दो, इसके अंदर क्या आएगा, गामा 0 + 1 = 0 टाइम्स ऑफ गामा 0, ठीक है। और गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, ऑब्वियसली सी बात है यार, 1 होती है। 1 = क्या होगा, 0 × गामा 0। तो गामा 0 की वैल्यू क्या आ गई है, 1/0 विच इज इनफाइनाइट, यानी कि गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अच्छी बात है। अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि गामा के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आया तो उसकी वैल्यू क्या होगी और कैसे निकालेंगे, ठीक है यार। नेगेटिव नंबर में भी दो चीज आ सकती हैं, या तो फ्रैक्शनल हो सकता है ये वाली वैल्यू, या फिर कोई इंटीजर हो सकता है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो पहले केस ले लेते हैं 1 वाला, यानी कि एक काम करते हैं, अगर गामा नेगेटिव इंटीजर हुआ तब कैसी वैल्यू आएगी, कैसे फाइंड करेंगे उसे, गामा -2 निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो क्या करना होगा, इस इक्वेशन के अंदर -2 पुट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो गामा -2 + 1, यानी कि मैंने क्या करा, n की जगह -2 पुट कर दिया, -2 गामा -2, ठीक है। तो ये आ गया गामा -1 = -2 टाइम्स ऑफ गामा -2, ठीक है। अगर मुझे गामा -2 की वैल्यू चाहिए तो मुझे गामा -1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी मैं निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो गामा -1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करूंगा, इस इक्वेशन के अंदर -1 पुट कर देता हूं, ठीक है। क्या होगी, -1 + 1 = -1 टाइम्स ऑफ गामा -1, ठीक है। तो -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। अब गामा 0 तो इनफाइनाइट होता है, गामा 0 इनफाइनाइट। अब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी कि गामा माइनस की वैल्यू क्या होती है, गामा -1 की वैल्यू माइनस का इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अगर मैं गामा -1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूं तो कैसी इक्वेशन बन जाएगी, जरा देखो, माइनस का इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ गामा -2, ठीक है। तो गामा -2 की वैल्यू आ चुकी है इनफाइनाइट। समझ में आई मेरी बात, यानी कि आप ये बात समझ पा रहे हैं कि गामा के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर हुआ, कोई भी नेगेटिव नंबर, और वो इंटीजर हुआ, तो उसका आंसर या तो माइनस का इनफाइनाइट होगा या प्लस का इनफाइनाइट होगा। समझ में आई मेरी बात। जैसे कि देखो, मैंने -2 गामा -2 के लिए मुझे गामा -1 की वैल्यू चाहिए थी। ऐसे ही अगर मैं गामा -3 की वैल्यू निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, इसके अंदर मैं n की जगह -3 पुट कर देता हूं, ठीक है। कैसी इक्वेशन दिखाई देगी, गामा -3 + 1 विच इज -2, n क्या है -3, गामा -3, ठीक है। तो गामा -3 की वैल्यू निकालने के लिए गामा -2 की वैल्यू चाहिए, और गामा -2 की वैल्यू क्या है, प्लस का इनफाइनाइट है, ठीक है। प्लस का इनफाइनाइट बाय -3 विच इज इक्वल टू माइनस का इनफाइनाइट, यानी कि ऐसे ही अगर मैं करता रहूंगा तो मुझे प्लस इनफाइनाइट मिलेगा या माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, कोई भी नेगेटिव इंटीजर के लिए। सही बात है कि नहीं, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत केसेस हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हुई, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं गामा -1/2 की वैल्यू क्या होगी, देख लो यार, इसके अंदर n की जगह -1/2 पुट कर दो। यार मैंने पहले ही बोला ये क्वेश्चन अलग ही लेवल की है। तो -1/2 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 गामा -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू निकालिए, अभी √π होती है, ये बराबर हो गया -1/2 गामा -1/2, ठीक है। अब ये आ जाएगा अपना गामा -1/2 क्या आ गया, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ √π आ जाएगा, ठीक है। तो ये गामा -1/2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, किसकी मदद से, गामा 1/2 की मदद से, यानी कि गामा 1/2 कहां से निकला, बीटा फंक्शन से निकला, इस वजह से, ठीक है। अब आप अपने दिमाग में एक परसेप्शन मत बना लेना कि भाई गामा के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसी बात दिमाग में बिल्कुल मत लेके आना, ठीक है। क्यों, अभी देख लेते हैं। गामा 3/2 की वैल्यू निकालो जरा, माइनस का कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन की जगह गामा n की वैल्यू -3/2 पुट कर दो। कैसी इक्वेशन दिखाई देगी, -3/2 + 1 इज इक्वल टू -3/2 गामा -3/2। सुन भाई, तो देखो सॉल्व करते हैं इसे, ये आ जाएगा गामा -1/2 इज इक्वल टू -3/2 गामा -3/2। इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा -1/2 की वैल्यू अभी निकालिए, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ √π होती है, तो -3/2 गामा -3/2, ठीक है। सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 4 √π/3
ठीक है, गामा माइनस 3/2 की वैल्यू। ठीक है, यानी कि अपने दिमाग में ऐसी चीज कभी नहीं निकालनी है कि गामा के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, उसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है। सही बात है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं यार एक और क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर, इस चीज के ऊपर। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर मान लेते हैं π/2 अंडर रूट कॉट थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, जल्दी से करते हैं इसे सॉल्व। देखो यार, आप जानते हो अगर आप बेसिक यानी कि 11th 12th के अंदर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है तो अंडर रूट कॉट थीटा ये वाला क्वेश्चन आपने जरूर करा होगा। ठीक है, तो जब अपन लोग बेसिक यानी कि सिंपल इंटीग्रेशन लगाते हैं ना तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, बट बीटा फंक्शन लगाओ ना, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखो कॉट थीटा, व्हाट इज कॉट थीटा? cos थीटा अपॉन sin थीटा d थीटा। ठीक है, अब मुझे बताइए जरा, इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं, थोड़ा मजेदार वे में लिखते हैं। 0 से लेके π/2 cos थीटा की पावर 1/2 अपॉन sin थीटा की पावर 1/2, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? sin थीटा की पावर -1/2 d थीटा। सही बात है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताइए, ये जो इक्वेशन है एग्जैक्टली हमारे को बीटा फंक्शन जैसी इक्वेशन नजर आ रही है। सही बात है कि नहीं? बट यार यहाँ पर बाहर 2 लगाया जाता है, तो एक काम कर दो ना, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसकी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग निकालनी है? बीटा फंक्शन के ये वाले फॉर्मूले से हमें इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकालोगे बताओ जरा? इसको और इसको कंपेयर करो और m और n की वैल्यू फाइंड करो। cos की पावर 1/2 थीटा है, तो देखो cos की पावर क्या होती है? 2/n-1 होती है। और एक और चीज अपने दिमाग में बैठा लेना कि भाई जरूरी नहीं है कि sin की पावर 2/n-1 हो, यहां पर n की जगह n भी आ सकता है। क्यों भाई क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बीटा m, n बराबर होता है बीटा n, m के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि sin की पावर 2/n-1 यानी कि वहां पर m ही होगा, वहां पर n भी हो सकता है। अब आप बोलोगे यार ये कैसे हुआ? एक काम कर लो ना, इसकी जगह m की जगह n रख दो और n की जगह m रख दो। देखो जरा, ये बीटा m n के बराबर ही तो होता है ये वाला। ठीक है, तो m की जगह n रख दिया और n की जगह मैंने m रख दिया, m की जगह n रखा, m की जगह m रखा। ठीक है, अपॉन n प्लस m, तो ये दोनों बराबर ही तो हैं, ये तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला को याद करने की भी जरूरत नहीं है कि भाई sin की पावर 2/m ही होगा, वहां पर n भी हो सकता है। ठीक है, कैसे भी याद करो अब। ठीक है, तो cos की पावर 1/2 है, यानी कि 1/2 किसके बराबर मान लेते हैं? 2/m-1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से m की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? 3/4 आ रही है। ठीक है, ऐसे ही अब sin की पावर -1/2 है, अगर मैंने इसे m माना है तो उसे n मानना पड़ेगा, 2/n-1। ठीक है, ये आ जाएगा इधर, तो 1/2 = 2/n, यहां से n की वैल्यू आ रही है 1/4। ठीक है, m और n की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। तो जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। बाहर 1/2 लिखा हुआ है, ये बात याद रखना, बाहर 1/2 है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? गामा m क्या है हमारा? 3/4 इंटू गामा 1/4 अपॉन गामा 3/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू व्हाट? 1। ठीक है, और गामा 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर होती है। हटाओ इसे, तो इसका आंसर आ गया ये। अब यार एक और फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, देखो वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। गामा n इंटू गामा 1 - n बराबर होता है पाई अपॉन साइन n पाई के। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी जगहों पे ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो आप बोलोगे कि यार ये कहां से निकल के आया? आप एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत इसके अंदर जानकारी लेते हैं इसके बारे में। एक काम करो यार, हम लोग ये जानते हैं कि ये जो इक्वेशन होती है बीटा फंक्शन की जो पहली वाली फॉर्म है, ये ऑब्वियसली बराबर होगी किसके? गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। सही बात है कि नहीं? तो मुझे ये बताओ, इसके अंदर n है, गामा n है, तो यहां पर भी गामा n नजर आ रहा है और मुझे इंटू में गामा 1 - n चाहिए, बट यहां पर इंटू में क्या है? गामा m है। तो मैं काम करता हूं कि m की जगह अगर मैं 1 - n लिख दूंगा तो मुझे ऐसी टर्म ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में दिखाई दे जाएगी। तो एक काम करता हूं, m की जगह 1 - n पुट कर देता हूं। ठीक है, क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि मुझे इसकी वैल्यू मालूम पड़ सके यार, इसकी वैल्यू मालूम पड़ सके क्या होती है। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने 1 - n लिख दिया, ऊपर क्या है? गामा n तो है ही। अब यार मैंने अगर m की वैल्यू 1 - n लिखी है तो इसको सॉल्व करने पे m प्लस n की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। m प्लस n की वैल्यू 1 आ गई है और गामा 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, अगर मैंने राइट हैंड साइड में ये वाला काम किया है, ये वाला कुकर में किया है, तो लेफ्ट में भी यार यही करना पड़ेगा। तो 0 से लेके इनफिनिट ये इक्वेशन कैसी नजर आएगी? x की पावर n-1 है ना, तो n-1 है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अपॉन 1 प्लस x की पावर, मैं सिर्फ और सिर्फ m को एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, m को एलिमिनेट करूंगा। m क्या है हमारे पास? 1 - n है, 1 - n प्लस n। ठीक है यार, अब मुझे एक बात बताइए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 0 से लेके इनफिनिट x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x dx।
अब जब आप इसे सॉल्व करते हो ना तो आंसर पता क्या आता है, इसका आंसर आता है पाई अपॉन साइन एन पाई के। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार ये कहां से आया, बेसिकली यार वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये इस चैप्टर का बिल्कुल भाग है नहीं, ये बिल्कुल अलग ही चैप्टर का भाग है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग ही होता है सीन इसका। ठीक है, वो जब मैं वो वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं इस चीज को बताऊंगा, आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। बट फिर भी अगर आपको यार जानना है इसके बारे में तो कमेंट में लिख लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बट यार अब आपने ये समझ लिया कि ये जो होता है ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर होता है। इसका थोड़ा बहुत एग्जांपल ये देख लेते हैं। हमारे प्रीवियस वाले एग्जांपल के अंदर हमारा आंसर ये आ रहा था, जरा इसे सॉल्व करते हैं और ज्यादा 1/2 इंटू ये क्या है गामा 3/2 इंटू गामा 1/4। ठीक है, यानी कि इसमें क्या लिख सकता हूं, गामा 3/4 इंटू गामा 1 माइनस 1/4। अरे एक सेकंड रुको, गलती हुई है। क्या गलती हुई है, गामा 1 माइनस 3/4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, 1/4 को मैं 1 माइनस 3/4 लिख सकता हूं ना, लिख सकता, सही बात है कि नहीं। अब ये बताओ गामा n इंटू गामा 1 माइनस n किसके बराबर होता है, यहां पर n क्या है, पहली बात तो 3/4 के बराबर है, और गामा n इंटू गामा 1 माइनस n किसके बराबर होता है, पाई अपॉन साइन n पाई के बराबर होता है। पाई अपॉन साइन n क्या है हमारे पास 3/4 इंटू पाई। ठीक है, अब 3π/4 यानी कि 3π/4 क्या होता है, पाई माइनस पाई/4, सही बात है कि नहीं। और साइन 180 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा, सही बात है कि नहीं। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन π/4 भी लिख सकता हूं। ठीक है, और साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो ये ऊपर चले जाएगा √2π/2 विच इज द आंसर π/√2। तो एक तरीके से जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था 0 से लेकर π/2 cot √cot थीटा था मेरे ख्याल से, तो इसका आंसर हमारा एग्जैक्टली ये निकल के आया है। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चंस थे इसके ऊपर, और इनके ऊपर मैं यार क्वेश्चन पे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर कि मैं सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा इस कंसेप्ट के ऊपर और इस कंसेप्ट के ऊपर, तगड़े वाले क्वेश्चन अलग लेवल के। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। पसीना बहुत आ रहा है, विद अ हाई फाइव।